चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारी 12th क्लास का नया सेशन। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो उस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। तो आज हम 12th क्लास का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस 12th क्लास के पोर्शन में हम क्या पढ़ने वाले मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में हमारी जो बुक है उसका 40% 35 से 40% पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। क्या है? विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं? चार्ज की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? चार्ज की। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट मींस बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। विद्युत चुंबकत्व क्या है? आवेश का एक तरह से क्या है भैया? अध्ययन है। आवेश का क्या है? अध्ययन है, स्टडी ऑफ चार्ज है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे डिवाइड किया गया है? पहला है जब चार्ज रेस्ट पर हो, व्हेन चार्ज एट रेस्ट। व्हेन चार्ज एट रेस्ट मतलब किसमें हो? विराम अवस्था में हो। किसमें हो? विराम अवस्था में हो। जब चार्ज किसमें हो? विराम अवस्था में, रेस्ट की कंडीशन में हो, तो जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो पढ़ाया जाता है जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होता है, तो जहां स्टडी की जाती है, जिस पोर्शन की स्टडी की जाती है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युत। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत। और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात करें सेकंड नंबर पे कि जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, मतलब चार्ज मूवेबल हो लेकिन कैसे हो? कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो वो करता है मैग्नेटिज्म। क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिज्म। ठीक है भाई। जब नियत वेग से गतिशील हो, नियत चाल से गतिशील हो, तो क्या बनाता है? चुंबकत्व। क्या बनाता है? चुंबकत्व। और वहां पे स्टडी किसकी होती है? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी? चुंबकीय। और जब एक्सीलरेट होता है, क्या होता है? एक्सीलरेट होता है यानी कि त्वरित होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम इनको पढ़ने वाले। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिल्कुल बेसिक सा पोर्शन है, बिल्कुल सिंपल 4 चैप्टर हमारे राजस्थान बोर्ड में और 2 चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में इसके कंसिडर में आते हैं। ठीक है। बाकी दोनों का सिलेबस अप्रोक्सीमेटली क्या है? सेम है। कुछ टॉपिक्स है जो थोड़े से डीप और ज्यादा है। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आराम से हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ने वाले हैं अभी। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं अच्छे से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, क्या चीज है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो से मतलब आप समझो कि इलेक्ट्रॉन। क्या भैया? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, चार्ज है। क्या है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। मतलब व्हेन चार्ज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज एट रेस्ट। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, अच्छा क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है भैया? क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। क्या है ये? It is a part of physics. It is a part of physics in which deal about the charge. In which deal about the charge when it goes to its rest position. When it goes to its rest position. मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि जब चार्ज रेस्ट पे हो, तो चार्ज के रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है फिजिक्स के, जिस पोर्शन में इसकी स्टडी की जाती है, वो पोर्शन कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां तक बात आपको समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। बिल्कुल रफ्तार से चलूंगा क्योंकि सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सीधी सीधी सी बातें हैं। तो आज का पोर्शन जो है, आज का जो लेक्चर होने वाला, बहुत फास्ट होने वाला, बहुत सिंपल सा है। तो क्या कहा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज ए ब्रांच, इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। इट इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच डील अबाउट द चार्ज व्हेन इट रेस्ट। व्हेन इट रेस्ट मतलब चार्ज रेस्ट पे, तो उसके रिलेटेड में क्या करना है? स्टडी करना। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? चार्ज के फिनोमेना पढ़ते हैं, चार्ज के लॉ पढ़ते हैं, और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये सब किस में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करूं कि ये क्या है, तो हिंदी मीडियम में भाई इसको कहते हैं स्थिर, क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत या फिर स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। क्या है भाई स्थिर वैद्युतिकी? देखो नाम से पता चल रहा है, स्थिर मतलब क्या है? विराम में है। और वैद्युतिकी से मतलब क्या है? आवेश है। अरे क्या है? आवेश है। मतलब सिंपल सी बात है कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का वह भाग, अरे भौतिक विज्ञान का वह भाग जहां स्थिर आवेश के संबंध में, विराम आवेश के संबंध में अध्ययन किया जाता है। किसके संबंध में?
विराम आवेश के संबंध में अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो यहां तक चीजें क्लियर होंगी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और स्थिर वैद्युतिकी क्या है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक वर्ड आया चार्ज, यानी कि आवेश। ये क्या चीज है, इसको स्टडी करना है आज हमें। बस बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें पढ़नी चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है क्या नहीं है, इसी को हमें पढ़ना है आज कि चार्ज क्या है। ठीक है, इसी पे हम चर्चा करेंगे आज, अच्छी खासी चर्चा करेंगे चार्ज के ऊपर। देखिए बात करते हैं चार्ज की। चार्ज यानी कि आवेश, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखिए फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन को स्टैंडर्ड कब माना जाता है? डेफिनेशन को स्टैंडर्ड माना जाता है जब हमें क्या दे, एक तो फॉर्मूला दे, एक तो मुझे क्या दे, फॉर्मूला दे, दूसरा मुझे क्या दे, यूनिट दे, क्या दे, यूनिट, और तीसरा मुझे क्या दे, डायमेंशन दे। अगर मुझे तीनों चीज कोई फॉर्मूला कोई डेफिनेशन देती है, प्रोवाइड कराती है, तो उस डेफिनेशन को हम स्टैंडर्ड मानेंगे, नहीं तो हम स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे। तो मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि उस डेफिनेशन से फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए और डायमेंशन का पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें वो डेफिनेशन हमें प्रोड्यूस कराती है तो इसका मतलब वो कैसी स्टैंडर्ड है, नहीं तो अनस्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो चार्ज की डेफिनेशन दो बेस पे दी गई, पहली दी गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पे, दूसरी गई पहले किसके बेस पे, ऑन बेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरी दी गई करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट के बेस पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पे क्या दिया गया, देखो अभी मैंने बताया था कि भाई चार्ज क्या था, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रहा था और साथ में क्या दे रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो मतलब क्या हुआ, चार्ज इज ए फैक्टर, चार्ज इज ए फैक्टर, और कौन सा फैक्टर, फंडामेंटल फैक्टर। चार्ज इज ए फंडामेंटल फैक्टर, चार्ज इज ए फंडामेंटल फैक्टर that can produce electric field and magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पता चला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर चार्ज के बारे में पता चला कि चार्ज क्या है, चार्ज इज ए फंडामेंटल फैक्टर दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा फंडामेंटल फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी दे सकता है। अगर हिंदी में बात करें कि चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या है, चार्ज वह यानी कि आवेश वह कारक है, आवेश वह कारक है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। आवेश वह छोटे से छोटा या वह मूल कारक है, आवेश वह मूल कारक है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। लेकिन मुझे बताइए क्या इसमें आपको कहीं भी फॉर्मूला मिला? बस इतना सही तो था कि चार्ज तो वो फंडामेंटल फैक्टर है, वो फंडामेंटल फैक्टर जो क्या दे सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, बस भाई। और क्या कोई मुझे फॉर्मूला पता चला? नहीं। कोई यूनिट पता चली? नहीं। कोई डायमेंशन पता चली? नहीं। तो डेफिनेशन कैसी, स्टैंडर्ड अनस्टैंडर्ड, अनस्टैंडर्ड थर्ड क्लास चाइना का माल। ठीक भाई। तो स्टैंडर्ड क्या होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आई। भाई हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, होता है कि नहीं होता है? तो Q बराबर कितना लिखा जाना चाहिए, I इंटू टी। कितना लिखा जाना चाहिए, I इंटू टी। Q क्या है भैया, Q है नेट चार्ज फॉर ए कंडक्टर, बल्कि मैं तो कहूं करंट कैरिंग कंडक्टर। और I क्या है, करंट, I क्या है, करंट, और T क्या है, टाइम है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी भी कंडक्टिंग वायर, किसी भी कंडक्टर का नेट चार्ज निकालना चाहूं तो उसमें कुछ करंट फ्लो कराऊंगा और उस करंट का कांस्टेंट टाइम पीरियड के साथ में मल्टीप्लाई करा दूंगा, प्रोडक्ट करा दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, नेट चार्ज। तो क्या निकल के आया, नेट चार्ज ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, नेट चार्ज ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम पीरियड, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम पीरियड। मतलब क्या कहा मैंने कि नेट चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, बल्कि मैं कहूं करंट कैरिंग कंडक्टर, नेट चार्ज ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम पीरियड, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम पीरियड। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या कहूंगा कि भाई किसी भी धारावाही चालक का, किसी भी धारावाही चालक का कुल आवेश, किसी भी धारावाही चालक का कुल आवेश, उसमें प्रवाहित धारा और समय का गुणनफल होता है, उसमें प्रवाहित धारा और समय का क्या होता है, गुणनफल। तो यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, यहां तक कोई भी समस्या है तो मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसमें क्या फायदा हुआ, हमें कैसे स्टैंडर्ड मान लें? तो देखो भाई, पहली बात, पहली रिक्वायरमेंट पूरी की कि Q बराबर आई थी। क्या फॉर्मूला मिल गया? हाँ जी मिल गया साहब, बिल्कुल फॉर्मूला रिक्वायर्ड था, फॉर्मूला मिल गया। क्या यूनिट भी निकाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल, करंट की यूनिट होती है एम्पियर
और टाइम की होती है कितनी, सेकंड। क्या मुझे यूनिट मिलेगी, बिल्कुल। इसके बाद आप कहोगे क्या सर डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। करंट की डायमेंशन ए की वन और टाइम की डायमेंशन टी की वन। क्या चार्ज की डायमेंशन भी मिलेगी, क्या तीनों चीजें मिल गई, हाँ सर बिल्कुल मिल गई। तो क्या स्टैंडर्ड है, हाँ सर अब समझ में आया कि स्टैंडर्ड है, यहाँ तक कोई परेशानी हमें नहीं है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं छोटी मोटी बातों की कि चार्ज को डिस्कवर किसने किया। तो देखिए भैया चार्ज को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के साइंटिस्ट थे, इन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया था। अब इस पे एक स्टोरी अच्छी खासी, मैं चाहूँ तो आधे घंटे की क्लास मतलब स्टोरी सुनाने में ले लूं तो कोई फायदा नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। चार्ज को डिस्कवर किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने डिस्कवर किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इसको क्वांटाइज यानी कि इसकी वैल्यू डिस्कवर किसने की, इसकी वैल्यू डिस्कवर की थी आर मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ऑफ आर मिलिकन। तो आर मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज की क्या मिली थी, वैल्यू मिली थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। चार्ज हमें पता चल गया, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी। देखो चार्ज को पढ़ना तो बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टी तो हमें आनी ही चाहिए। तो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, उनको हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी, आराम से समझेंगे। 10-12 प्रॉपर्टी में आज आपको कम से कम 5-6 तो पढ़ाई दूंगा। चलिए सबसे पहले टाइप ऑफ चार्जेस, सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार दो टाइप के होते हैं पता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, इनको क्या कहते हैं, लाइक चार्जेस। क्या कहते हैं, लाइक चार्जेस। इनमें क्या होता है, रिपल्सन अट्रैक्शन। इनमें होता है रिपल्सन, लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। अरे लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, जैसे कि मैग्नेट में होता है सेम पोल क्या होते हैं, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। इनके बीच में होती है दुश्मनी। क्या होती है भैया, दुश्मनी होती है, ठीक है भाई। लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, बहुत बढ़िया। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकृति के आवेश है तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, रिपल्शन का फोर्स होता है इनमें, ठीक है भैया। उसके बाद नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज है मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इनमें कैसे चार्ज कहलाते हैं, अनलाइक चार्ज कहलाते हैं। अनलाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज आर रिपेल सॉरी अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये क्या करते हैं, इनमें अट्रैक्शन का फोर्स होता है। इनमें मतलब क्या होती है, दोस्ती होती है। इनमें क्या होती है, दोस्ती, ठीक है भैया। मतलब क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है रे, आकर्षण। इनमें अट्रैक्शन होता है, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन। दो प्रॉपर्टी क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, देखिए सबसे पहले सबसे मेन प्रॉपर्टी यही है कि जब चार्ज किस पर हो, रेस्ट पर हो। अगर चार्ज रेस्ट पर है, अगर चार्ज किस पर है, रेस्ट पर, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, उसकी स्पीड कितनी है, जीरो है। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टी है हमारी कि जब चार्ज किस पर हो, रेस्ट पर हो, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आवेश स्थिर अवस्था में हो तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बोलो क्लियर है। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर है कि चार्ज क्या करता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कब, जब वो रेस्ट पर हो, कब, जब वो रेस्ट पर हो, ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। एक सेकेंड लो, रखो, चलो। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, कैसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, अगर स्पीड कैसी हो, कांस्टेंट, तो भाई साहब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ऐसा कहीं देखा, हाँ सर बिल्कुल देखा, 10th क्लास में पढ़ी थी सोलेनॉइड। 10th क्लास में क्या पढ़ी थी, सोलेनॉइड। करंट देते थे, क्या देते थे, करंट, और अंदर से क्या मिलता था, मैग्नेटिक फील्ड मिलता था सर। क्या मिलता था, मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया और क्या मिलता था आपको, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब चार्ज मूव करता था कांस्टेंट स्पीड के साथ तो आपको क्या मिलता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। बोलो क्लियर है भैया। यानी कि जब आवेश नियत वेग से गतिशील हो, कैसे, नियत वेग से गतिशील हो, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। दोनों करता है भाई साहब। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो कौन से फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टी 3 की सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर है भैया, यहां तक क्लियर। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी बात करें, फिफ्थ की। अगर ये एक्सीलरेट हो तो
इफ चार्ज एक्सीलरेट, अगर ये एक्सीलरेट हो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। अगर ये क्या करता है, अगर ये एक्सीलरेट हो, देखा अभी अभी हमने बाइफरकेशन भी किया था, सिंपल सा चैप्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जब हमने ब्रेक किया था तो इन्हीं तीन कंडीशन के बेसिस पर ब्रेक किया था। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि उन्हीं के बेसिस पर चैप्टर बन चुके हैं भाई साहब। तो क्या है कि अगर कांस्टेंट सॉरी अगर रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और कांस्टेंट स्पीड से हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वेरिएबल वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेट हो, कैसा हो, एक्सीलरेट हो, तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा कहीं देखा, हाँ बिल्कुल देखा है सर, हमने देखा है, हमने पढ़ाया था बोर मॉडल में। किसमें पढ़ा था, बोर मॉडल में, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेज में आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल यही चीज है, यहाँ पे इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ एनर्जी कम है, तो क्या होगा, ये एक्सीलरेट होगा भाई साहब, वहां से यहाँ तक आने में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी, उस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता था। तो ये तीन चीज, पांच प्रॉपर्टी हमारी क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, याद होनी चाहिए कि लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, मतलब विपरीत समान प्रकृति का आवेशों प्रतिकर्षण। अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण। उसके बाद अगर रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर क्या कर रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, त्वरित गति कर रहा है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करता है। बोलो क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगली प्रॉपर्टी है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, ये स्केलर है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, मतलब अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करें, क्या प्रॉपर्टी क्लियर है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 7 की, तो देखिए प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 7 कहती है कि इट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी। मैं चलो इस पर डिटेल से चर्चा करूंगा, डिटेल से चर्चा करेंगे क्वांटाइज क्वांटिटी पर, बस इतना समझो कि चीजें क्वांटाइज क्वांटिटी। अभी क्वांटाइज क्वांटिटी क्या होता है, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है क्वांटाइज। बस इतना समझ कि क्वांटाइज का मतलब होता है कि इसका एक कांस्टेंट पार्ट होता है, उसके बाद इसे और छोटे पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब ये एक छोटे से छोटे पार्ट में मिल सकती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्वांटा, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा, ठीक है। अभी क्वांटा क्या होता है अभी मैं चर्चा करूंगा। तो बाकी क्वांटाइजेशन मैंने बता दिया कि इसके बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से करेंगे कि क्या होता है क्वांटाइजेशन। इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे क्वांटाइजेशन पे, किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 7 नंबर की प्रॉपर्टी इट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी, इट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर्टी नंबर 8, तो इसकी 8 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे कि क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है कि भाई साहब जो चार्ज है ना, जो क्या है चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ये कांस्टेंट रहता है, यानी कि रेस्ट पे रहता है तब भी इसकी वैल्यू इतनी रहती है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो भी इसकी वैल्यू इतनी रहती है, और अगर ये एक्सीलरेट कर जाए तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब क्या कहता है कि द वैल्यू the magnitude of charge doesn't affected due to speed of charge, मतलब कि आवेश की गति के कारण इसके आवेश के परिमाण पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश के परिमाण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवेश का परिमाण नियत रहता है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डजंट अफेक्टेड ड्यू टू स्पीड ऑफ चार्ज की स्पीड की वजह से इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मान लो 1.6 × 10⁻⁻⁴ मान के लो है ही 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है, तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड पे है तो भी इतनी रहेगी, रेस्ट पे तो भी इतनी रहेगी, और एक्सीलरेट कर रहा है चाहे कितनी ही एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा हो, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये है, ठीक है भैया। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, इट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी। रिपीट करेंगे फटाफट मेरे साथ रफ्तार से, मैं लिख किस लिए नहीं रहा, क्योंकि सिंपल चीजें हैं, बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसमें आपको सब कुछ लिखा मिलेगा, बिल्कुल बेसिक हम जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कोई खास चीज नहीं है। मैंने क्या कहा, अरे क्या कहा मैंने कहा कि इट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी, उसके बाद मैंने क्या कहा, इट इज ए स्केलर, सॉरी उसके बाद मैंने क्या कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डजंट अफेक्टेड ड्यू टू स्पीड ऑफ चार्ज, यानी कि इसका परिमाण इसके आवेश के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। अच्छा, क्वांटाइज का मतलब होता है क्वांटीकृत, क्या होता है क्वांटीकृत, हिंदी में क्या कहते हैं क्वांटीकृत, तो ये क्वांटीकृत राशि, कैसी राशि है, क्वांटीकृत राशि है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करूं तो भाई बिल्कुल इसका मास अफेक्टेड होता है, इसका मास क्या होता है अफेक्टेड, हाँ बिल्कुल, कि जो मास है ना चार्ज का, वो मास अफेक्ट करता है इसकी स्पीड पर। अच्छा, ये तो किसी भी चीज का मास हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसका मास हमेशा उसकी स्पीड पे स्पीड से अफेक्ट होता है। अब आप कहोगे कि सर हमने पूरी मैकेनिज्म पढ़ ली, हमसे सर ने कहा कि एक कार 60 km/h से चल रही है, 60 km/h से चल रही है, सर उसका मास इतना है तो कांस्टेंट ही माना। भाई साहब वो बहुत छोटी स्पीड के लिए बात चल रही थी। ये बात करती है जब पार्टिकल उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली लाइट के बराबर हो जाए, अप्रोक्सीमेटली लाइट के इक्वल हो जाए, यानी कि उसके आसपास पहुंच जाए, तो ये क्या होता है m = m0। इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, अंडर रूट
1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ा समझाता हूं एक्चुअल में क्या है, सोच कर देख। मान लो मैं एक बात करता हूं कि v इज लेस देन सी है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि v अपॉन सी अप्रोक्सली जीरो है भाई, और v अपॉन सी का होल स्क्वायर जो है वो अप्रोक्सली जीरो। क्यों जीरो है, क्यों जीरो भाई मुझे बता, क्यों जीरो है? क्योंकि भाई v जो है वो c से बहुत छोटा है। अगर c से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंटों में कितना आने वाला है, 0.0000001, कहीं बहुत ज्यादा 10-20 पीढ़ी तक जाने के बाद फिर 001 आएगा। अगर उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है भाई। अब वन में से कुछ चला जाए, वन में से कुछ चला जाए, कितना, जीरो, वन में से कितना चला जाए, जीरो, ये तो जीरो हो ही गया। तो भाई वन का रूट कितना होगा, वन ही तो होगा यार। तो m बराबर कितना आएगा, m नोड। अब आप कहोगे ये m का है, ये m है मास एट स्पीड, मास एट स्पीड, और m नोड क्या है, मास एट रेस्ट। अब देखो मास ऑफ स्पीड और मास एट रेस्ट क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। कब, जब v इज लेस देन किसके, c के है। लेकिन अगर मैं एक सिचुएशन की बात कर लूं कि v इज नॉट लेस देन c, तो क्या होगा भाई, मैं कहता हूं कि v इज अप्रोक्सीमेटली c। अब बोलो अब क्या होगा, अब ये होगा कि m बराबर m नोड अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी। अब मैं कहता हूं कि भाई v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली c के बराबर है। तो अब अगर मैं डिवाइड करूं और मान लो वैल्यू आती है 0.81, मान लो स्क्वायर करने के बाद v अपॉन सी का होल स्क्वायर करने के बाद आंसर आता है 0.81। तो अब इस कंडीशन में आप समझ के देखो कि m नोड अंडर रूट 1 माइनस 0.81, भाई अब कुछ तो आंसर आने वाला है ना, और उसके रूट में भी कुछ आंसर आने वाला है ना। तो अब m नोड की वैल्यू m इज नॉट इक्वल टू m नोड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये कब पॉसिबल हुआ, जब वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर थी, c के बराबर। अब चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन यार बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत कैसा पार्टिकल है, छोटा सा। सोच के देखो तुम अगर उस पर 1 न्यूटन भी फोर्स लगाओगे ना, अरे क्या लगाओगे, 1 न्यूटन भी फोर्स लगाओगे तो उसका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, सोच के देखो, बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो अप्रोक्सीमेटली लाइट के आसपास पहुंच सकता है 99% तक, 90 से 99% ऑफ लाइट की स्पीड के वो कवर कर सकता है। तो उस कंडीशन में v अपॉन सी की वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं ली जाएगी, तब उसका मास अफेक्ट करेगा, तो उसका मास अफेक्ट करेगा। तो यहां तक चीजें क्लियर है भाई साहब। मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टी नंबर 7, 8, 9 याद है क्या, 7 प्रॉपर्टी क्या थी, चलो एक बार रफ्तार से प्रॉपर्टी को याद करते हैं फटाफट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, मतलब समान प्रकृति का आवेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्ज मतलब प्लस माइनस, अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर मतलब क्या हुआ कि सब विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, जब चार्ज रेस्ट पे हो, जब चार्ज किस पे हो, रेस्ट पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जब आवेश स्थिर अवस्था में तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज नियत वेग से गतिशील होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देता है। उसके बाद जब एक्सीलरेट होता है, जो क्या होता है, एक्सीलरेट यानी त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है भाई, ठीक है। उसके बाद इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि। उसके बाद इट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी, मतलब यह एक क्वांटीकृत राशि है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर 8 द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू स्पीड के साथ बदलती नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डजंट अफेक्टेड ड्यू टू स्पीड ऑफ चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड से अफेक्ट नहीं होता। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 मास ऑफ चार्ज इज अफेक्टेड ड्यू टू स्पीड ऑफ चार्ज, जो मास है स्पीड का, सॉरी मास है जो चार्ज का, वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है ड्यू टू स्पीड, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टी यहां तक क्लियर हुई। प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात करूं मैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या है, ध्यान से सुनेंगे भाई। 10 नंबर की प्रॉपर्टी कहती है, 10 नंबर की प्रॉपर्टी कहती है कि भाई ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, अरे कैसा है, ऐसा है कि भाई ये कंजर्व क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, कंजर्व क्वांटिटी है। ये एक संरक्षित राशि है। कैसी राशि है, संरक्षित राशि है, कंजर्व क्वांटिटी। आप कहोगे सर ये क्या बवाल आ गई, कंजर्व मतलब इसको हम मार नहीं सकते, इसको हम बना भी नहीं सकते। वी कांट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, हम इसे ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं भाई साहब। मतलब ये संरक्षित है, इसे हम ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। कैसे सर, हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में आएगा भाई साहब। एटम जानते हो, हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। एटम के अंदर कौन कौन मिलता है सर, बाहर ऑर्बिट में तो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह, पता नहीं क्यों घूमते हैं,
ठीक है। अंदर सर शांति से बैठे रहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ऐसा ही कुछ होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब मुझे बताओ क्या एटम कंजर्व है? हाँ सर बिल्कुल, जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। उसने कहा था कि एटम कंजर्व है। एटम क्या है? कंजर्व है, एटम संरक्षित है। अब मुझे बता एटम के अंदर कौन है? प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर कौन है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोटॉन पॉजिटिव होता है? हाँ सर बिल्कुल। क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है? हाँ सर बिल्कुल। क्या ये चार्ज है? हाँ सर बिल्कुल चार्ज है। क्या तुम इसको मार सकते हो एटम को? नहीं मार सकते। उसके अंदर कौन है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। क्या तुम इन्हें मार दोगे? नहीं सर। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि ये एटम से बाहर आ नहीं रहे और हम एटम को मार नहीं सकते, तो ये तो मरने वाले ही नहीं है। बिल्कुल। क्या तुम बना सकते हो? नहीं सर हम बना भी नहीं सकते। तो ना हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय। इसलिए चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, इसका रूल भी है हमारा, आराम से आगे पढ़ेंगे। चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी। प्रॉपर्टी नंबर 11 रफ्तार से देखते हैं भाई साहब। लीस्ट चार्ज ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज, दुनिया का सबसे छोटा। वैसे तो क्वार भी आ गए और कई किताबें आप लिखते देखोगे क्वार, बाकी सब कहानी है, बकवास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि हमारा सिलेबस मानता है किसको है? इलेक्ट्रॉन को ही मानता है, क्वांटा को ही मानता है। बाकी है क्वार्क भी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वार्क भी रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ किसको मानेंगे? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, लीस्ट चार्ज ऑफ यूनिवर्स, सबसे छोटा चार्ज। लीस्ट से मतलब सबसे छोटा चार्ज कौन है? प्लस माइनस ई। प्लस माइनस ई मतलब कितना? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्लस माइनस ई मतलब कितना? प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसी को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक चीजें? और यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं है? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 11, मैंने क्या कहा? लीस्ट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज क्वांटा। List charge of universe is quanta is equal to the plus minus e. It means 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्रॉपर्टी 11 तक मैंने आपको पढ़ा दी है। यहाँ तक कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू रोज वीडियो डलती रहेंगी, आप उन्हें देखते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स उतारते रहें। बाकी नोट्स आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ में मेरे जो डिस्क्रिप्शन है इस चैनल का, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप उन पे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा ले सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पोर्शन, यानी कि इसका सेकंड पार्ट। यानी कि चार्ज के बाद अब क्या पढ़ने वाले? अगला हम पढ़ेंगे चार्ज के लॉ। तो क्या पढ़ने वाले? चार्ज के लॉ और चार्ज की यूनिट्स। बहुत सारी यूनिट्स है, बड़े मजेदार यूनिट्स है, आप आराम से देखेंगे। जैसे इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है कि नहीं? ये फंडामेंटल पार्टिकल, सॉरी क्या है भैया? ये फंडामेंटल पार्टिकल है, बहुत खतरनाक पार्टिकल है। देख रहे हो ना, बस कितनी सारी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ये इतनी सारी इसकी क्या है यूनिट है, उनके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए खुश रहिए।